नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आईपीसी के वीडियो लेक्चर निःशुल्क लेकर आए हुए हैं। तो आईपीसी के वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। सुनते रहिए आप आईपीसी के वीडियो लेक्चरों को। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जेएफ लॉ क्लासेस को आपको सर्च करना है। जैसे ही आप जेएफ लॉ क्लासेस को सर्च करते हैं तो उस पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और प्लेलिस्ट में जा कर के जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको मिलेगा वहाँ पर इंडियन पेनल कोड। इसको आपको देखना और इस पर आपको सर्च करना, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर सीरियल वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको सारे वीडियो लेक्चर सुनना है एक एक से। तो आपकी जो आईपीसी अभी तक पढ़ाई गई है या जो लेक्चर बताए गए हैं वो सभी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कल की क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ इमरजेंसी के कारण। तो आज की क्लास को हम विस्तृत में लेंगे, जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कल की क्लास के लिए। जितना हो पाया था उतना मैंने आपको क्लास अपलोड की थी। अब आज की क्लास को हम टाइम बर्बाद न करते हुए सीधे कल के टॉपिक पे बात करते हैं। जो हम कल का टॉपिक पढ़ रहे थे वो मिथ्या साक्ष्य देना और गणना के संबंध में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको एयरफोन लगा लें और पेन, कॉपी, बियरेक्ट इत्यादि चीज़ों को लेकर बैठ जाएं, जिससे क्या है जो आपकी समझ में पूर्ण तरीके से वीडियो लेक्चर आ जाए। और वीडियो को आपको बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है किसी को भी। चलिए, तो आज का हम सीधी, नो बकवास, सीधी बात, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो कल हम पढ़ा रहे थे आपको मिथ्या साक्ष्य देना और गणना पढ़ा दिया गया था। अब जो आज क्या पढ़ाना है आपको, आज मेरे को कुछ आपको उदाहरण बताना थे। किसके? मिथ्या साक्ष्य देने के समय। मिथ्या साक्ष्य गणना के मैंने आपको उदाहरण बता दिए थे और मैंने बताया था कि मिथ्या साक्ष्य क्या होता है, मिथ्या साक्ष्य गणना कैसे होता है, और मिथ्या साक्ष्य गणना के बारे में मैंने आपको उदाहरण बताए हुए थे। अब आज के जो उदाहरण हैं वो मिथ्या साक्ष्य देना के संबंध में। मैं आपको एक बार और रिकॉल कराना चाहता हूँ। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना 191 और गणना 192। ये आपकी समझ में आ गया। ये सही नहीं देख रहा है, कलर चेंज कर दो एक। हाँ, अब सही है। देना और गणना ये आपको दिए गए। अब आपको मैं बताता हूँ इसके उदाहरण। आपके लिए स्क्रीन पर उदाहरण इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे क्या है आपके पढ़ने में आ जाए। मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पे उदाहरण के तरीके से ही बता सकता हूँ, लेकिन आप पढ़ सकते हैं और मैं इसको बताता जाऊँगा। देखिए, मान लीजिए एक का है
ये है का एक न्याय संगत दावे के समर्थन में, आप भी पढ़ते चलिए, न्याय संगत दावे का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। एक दावे का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, जो किसके विरुद्ध है, या के विरुद्ध है। या के विरुद्ध कैसा है कि खा के 1000 रुपये देना है। किसके 1000 रुपये देना है, खा के। किसको देना है, या को। वही जो का कह रहा है कि या को खा के 1000 रुपये देना है, कह कौन रहा है, ये समर्थन कर रहा है दावे का। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब चलिए, विचारण के समय शपथ करता है। शपथ कौन कर रहा है, शपथ कौन कर रहा है, शपथ कर रहा है का। कैसी कर रहा है शपथ, मिथ्या। शपथ कैसी कर रहा है, मिथ्या, कि उसने या को खाके दावे का न्यायसंगत होना स्वीकार होना सुना था। देखिए, उसने डायरेक्ट पैसे दिए नहीं थे, यानी उसने डायरेक्ट कभी नहीं देखा, लेकिन उसने सिर्फ सुना था। और हेयर एविडेंस मान्य नहीं है, ग्राह्य नहीं होते। हेयर एविडेंस ग्राह्य नहीं है, तो ये मिथ्या साक्ष्य देने के अंतर्गत आता है। अब आप देखिए, आपसे कोई पूछे कि मिथ्या साक्ष्य दिया है इसने या गढ़ा है, आपको तो देना, क्योंकि मैंने बताया था जो डायरेक्टली देता है वो देता है, और जो इनडायरेक्टली करता है तो वो गढ़ने के अंतर्गत आता है। तो पहला वाला उदाहरण आपको समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे उदाहरण। देखिए, दूसरा उदाहरण कहता है का सत्य कथन के लिए। कौन, का सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है। ये सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है का, कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वो हस्ताक्षर जो हैं, जो अभिलेख हैं, वो किसके हैं, या के हैं। किसके हैं, या के हैं। जबकि देखना, आपको जबकि, किंतु, परंतु, लेकिन ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो आपको वहाँ को पढ़ने में रुकना है थोड़ा। जबकि वह उसके या का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता, तब वह कथन करता है, तो मिथ्या कथन कहलाता है। ये मिथ्या साक्ष्य है। ये कह रहा है कि मिथ्या साक्ष्य है, जबकि इसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। तो ये हमारा सेकंड वाला खत्म हो गया। फर्स्ट सेकंड खत्म। अब आइए, आपको मैं थर्ड वाला दिखाया था। या के हस्तलेख के साधारण स्वरूप को जानते हुए का कथन करता है। कथन कौन कर रहा है, का। किसके बारे में, या के बारे में। किसके बारे में, का, 1 मिनट, का कथन कर रहा है या के बारे में। ओके, कि अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि या का हस्तलेख है। किसके लिखे गए हैं, या के। का उसके ऐसा करने का विश्वास कैसा कर रहा है, सद्भाव पूर्वक। का ने जो बात कही है वो कैसी कही है, सद्भाव पूर्वक। जब कोई बात सद्भाव पूर्वक की जाती है, तो उस स्थिति में ऐसा माना जाएगा कि वह व्यक्ति ने सही कहा है। चल, अब आपको मैं तीसरा वाला समझा रहा। तो का हस्तलेख कर रहा था या के बारे में कि ये कथन है, और वो सद्भाव पूर्वक कर रहा था, तो ये मिथ्या साक्ष्य नहीं है। तो ये दो आप पढ़ लें। दो अब मैं आपको इसके पनिशमेंट की ओर लिए चलता हूँ।
इसका किसका पनिशमेंट, इसका। चला, देखिए मिथ्या साक्ष्य हमने दिया और मिथ्या साक्ष्य गढ़ा। जब मिथ्या साक्ष्य दिया और गढ़ा तो उसके लिए कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य दे रहा है और मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ तो पनिशमेंट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए जो पनिशमेंट है वो 193 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है, 193, यानी 191 और 192 का पनिशमेंट 193 में दिया गया है। अब क्या पनिशमेंट है, देखिए इसके दो पनिशमेंट है और आपको दोनों पनिशमेंटों को याद रखना है। कैसे, आपसे लिखा होगा कि न्यायिक कार्रवाई के लिए पनिशमेंट, देखिए पहली वाली, इस हेडिंग को आपको याद रखना कि जो किसी आस से न्यायिक कार्रवाई के प्रक्रम में कोई मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, मिथ्या साक्ष्य काय के संबंध में दे रहा है, न्यायिक कार्रवाई में, या ऐसे प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहा है, न्यायिक प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य दे रहा है या गढ़ रहा है, तो उसको जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा कारावास किसी भी भांति का, यानी कठोर या सादा किसी भी भांति का पनिशमेंट दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा, 7 ईयर प्लस फाइन। आपको ऐसे शॉर्ट में लिखना है, यानी 7 साल तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं है, ये तो हमने न्यायिक कार्रवाई के लिए पनिशमेंट बता दिया। अब ऐसा माना जाए कि कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए, तो उसके लिए जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 ईयर प्लस फाइन, 3 ईयर प्लस फाइन। आपको लिख के बता देता हूँ, 3 ईयर प्लस फाइन, यानी 3 साल तक होगा और जुर्माना होगा और कारावास किसी भी भांति का होगा। जहाँ कारावास को किसी भी भांति का बताया जाए वहाँ यह ध्यान देना है कि या तो सादा होगा या कठोर होगा, किसी भी प्रकार का दे सकता है। ठीक है, ये आपका पनिशमेंट दिया गया। अब पढ़ते हम इसके स्पष्टीकरण। देखिए इसके जो स्पष्टीकरण हैं, 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। अब मान लीजिए कोई सेना न्यायालय के समक्ष चल रहा है विचारण। जब सेना न्यायालय के समक्ष कोई विचारण चल रहा है तो उसको ऐसा समझा जाएगा कि वह एक न्यायिक कार्रवाई है। कौन सी कार्रवाई है, न्यायिक कार्रवाई है। कब समझा जाएगा, जब सेना न्यायालय के समक्ष विचारण चल रहा हो तो न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है। और न्यायिक कार्रवाई के लिए पनिशमेंट आपको ये लिखा है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा कहता है कि मान लीजिए न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई प्रारंभ होने से पूर्व जो अन्वेषण होता है ना, तो वो भी एक न्यायिक कार्रवाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है, न्यायिक कार्रवाई। चलिए इसका एक उदाहरण दिया गया, उसको हम पढ़े लेते हैं, या पढ़ लेना, कोई उसमें ज़्यादा विशेष है नहीं। तीसरा वाला उदाहरण मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ, तीसरा उदाहरण देखिए। न्यायालय विधि के अनुसार विनिर्दिष्ट न्यायालय के प्राधिकार की संचालित अन्वेषण की कार्रवाई का प्रक्रम भी एक इसके अंतर्गत सामना करना होता है। तीसरे को आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। आपको जो स्पष्टीकरण करना है, आपको वो पहला वाला महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से, तो ये आपको याद हो। अब हम चलते हैं आगे की ओर।
आगे यानी अगले सेक्शन। आज के क्लास में हमने सिर्फ अभी 3 उदाहरण पढ़े हुए और इसका पनिशमेंट पढ़ा हुआ, और आपका तो मैं 2 उदाहरण वो रह गए हैं, उनको और बता देता हूँ एक बार, जो आपकी समझ में नहीं आए, वैसे तो आ जाएगा। चलिए चौथा वाला उदाहरण हम एक और देख ही लेते हैं। का सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है। कौन? का सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है और कथन करता हुआ यह जानता है कि यह एक विशिष्ट दिन में विशिष्ट स्थान पर था। कौन? या। का कहता है कि यह विशिष्ट दिन में विशिष्ट स्थान पर था, एक प्लेस पर था, स्पेशल डे और स्पेशल प्लेस, SP और SD, ठीक है भैया, था। जबकि उसके विषय में का को कुछ पता नहीं है, लेकिन का जो बोल रहा है या के बारे में का को कोई जानकारी नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है। कौन? का बोल रहा है, ठीक है। तो का ने क्या किया है? मिथ्या साक्ष्य दिया है। का ने क्या किया है? मिथ्या साक्ष्य दिया है। समझ में आ गया? देखो, का ने कहा है कि या जो था वो वहाँ था, कहाँ पर? दूसरी जगह। मान लीजिए इंदौर था 5 बजे, इंदौर था कितने बजे? 5 बजे। जबकि ये का को कुछ भी पता नहीं है या के बारे में, या वैसे ही मनगढ़ंत बातें बोल रहा है, तो वो कथन कर रहा है, तो इसके अंतर्गत आता। अब देखिए, मैंने आपको साक्ष्य देने के संबंध में बताया, कोई व्यक्ति शपथ करता है, कथन करता है या घोषणा करता है स्वयं, तो ये मिथ्या साक्ष्य देने के अंतर्गत आते। अब आइए आपको मैं 5वां वाला उदाहरण पर बता देता हूँ, ठीक है। 5वां कहता है, का एक दुभाषिया या अनुवाद के किसी कथन के दस्तावेज के जिसका वह भाषांतरण या अनुवाद करने के लिए शपथ पर आबद्ध है, ऐसे भाषांतरण या अनुबद्ध करने के लिए अनुवाद नहीं है जिसके वह विश्वास नहीं रखता, तो यह का ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। मान लीजिए का कह रहा है कि ये व्यक्ति अनुवाद करता है, जबकि भी ऐसा कुछ भी नहीं, तो ये का ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। अब आपको मिथ्या साक्ष्य के संबंध में सारे स्पष्टीकरण, सारे उदाहरण मैंने एक एक करके आपको पढ़ा दिए गए। अब आपको ले रहा हूँ मैं अगले वाले सेक्शन। वैसे हम कल इतना टॉपिक कल ही पढ़ते, अब वो नहीं हो पाया, तो मैं आज का टॉपिक ले लेता हूँ। ये क्या हो गया, पेज नहीं निकल रहा, चलो इसी पर पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। रेड एंड वाइट 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, अब हम आगे सेक्शन देखते हैं 100। आगे का जो हमारा सेक्शन है वो है 194 और 195। ये दोनों सेक्शन आपको एक साथ पढ़ना है। कौन कौन से? 194 और 195। अगर आप ये दोनों सेक्शनों को एक साथ नहीं पढ़ते हैं तो सेक्शन थोड़ा आपको ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपको सेक्शन को, मेरा जहाँ तक अनुभव है कि आपको दोनों को एक साथ पढ़ना है। देखना, सबसे पहले इसमें आती है क्या, आपको मैं याद करने के लिए, सबसे पहले व्यक्ति की होती है मृत्यु, और मृत्यु नहीं हो पाएगी तो क्या होता है? आजीवन। आजीवन यानी मृत्यु तक ही होता है। तो आपको ये 2 कीवर्ड याद रखना है इसमें, मृत्यु और आजीवन। अब मैं आपको समझाता हूँ। 194 यानी मृत्यु और 195 यानी आजीवन कारावास। आजीवन या आजीवन कारावास या कारावास। अब मैं आपको समझा, ये चीज़ आपको अगर याद हो गई तो ये समझ लेना कि आपको 194 195 अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
194 की मैं आपको एक बार हेडिंग पढ़ के बता देता हूँ। आप भी बेयर एक्ट लिए हुए हो तो आप हेडिंग एक बार पढ़ लें कि मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आस से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, कौन ए, और बी के बारे में देता है मिथ्या साक्ष्य या गढ़ता है कि इस व्यक्ति को मृत्यु हो जाए, यानी जो पनिशमेंट जो मिले वो बी को कौन सा बोले, मृत्यु वाला। कौन सा पनिशमेंट मिले, मृत्यु वाला। जब बी को दोष सिद्ध कराया गया कि इसने मृत्यु की है या हत्या की है या हत्या से संबंधित मामले का अपराध किया है, तो उस स्थिति में जो 194 में जो अपराध हुआ है वो किसने किया है, ये ने किया है। किसने अपराध किया है, ये ने। तो ये को जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। मान लीजिए बी दोष सिद्ध हो गया, जो मिथ्या साक्ष्य दिया उसके तय, तो ये को पनिशमेंट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा कितना, वो दिया जाएगा आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक प्लस जुर्माना। ऐसे लिख दूंगा आपको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कठिन कारावास 10 साल प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना। चलो मैं मिटा देता हूँ दूसरा, प्लस जुर्माना, LI या कठिन कारावास 10 साल प्लस जुर्माना। ये आपको पनिशमेंट मिलेगा 194। अब 194 में आपको 2 पनिशमेंट दिए गए हैं सर। आपको 194 को पढ़ना है, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको समझ में आना चाहिए। 194 में 2 पनिशमेंट है। एक पनिशमेंट और मिलेगा आपको मृत्यु। अगर आप मिथ्या साक्ष्य ऐसे मामलों में देते हो कि मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए, अब मैं आपको उदाहरण के तहत समझा रहा हूँ, देखना दूसरा वाला। एक सेकंड, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ए बी, ए ने बी के खिलाफ दिया क्या, मिथ्या कथन किया। किसने, ए ने बी के खिलाफ मिथ्या कथन किया और बी क्या है, दोष सिद्ध हो गया, और उस दोष सिद्धि के परिणाम स्वरूप बी को दी गई क्या, फांसी। क्या दी गई, फांसी दे दी गई। जब बी फांसी पर चढ़ गया या बी को फांसी दे दी गई और यह देखा गया कि बी जो था वो कैसा था, निर्दोष। बी कैसा था, निर्दोष। जब बी निर्दोष था तो ये को जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो 194 में ही दिया जाएगा, लेकिन कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा मृत्यु दंड। इसको भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। 194 क्लियर। अब आपको मैं समझाऊंगा 195। कौन सा, 195। 195 सिर्फ इतनी की बात करता है, LI यानी आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कारावास से दंडनीय मामलों को। कोई व्यक्ति कारावास, कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है और ऐसा अपराध करता है, तो इस स्थिति में उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, सिर्फ इतनी सी इसमें बात बताई गई। तो इसमें जो पनिशमेंट दिया जाएगा वो दी जाएगा उपबंधित दंड, जो अपराध के लिए उपबंधित है, जो अपराध के लिए उपबंधित है, ये पनिशमेंट दिया जाएगा। अब 195 ये कहता है किसी व्यक्ति को
तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे अपन कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।